Yes, good morning students. Now we are going to discuss our next topic, that is parallel plate capacitor with dielectric slab. ठीक है, तो लास्ट टाइम बच्चे हमने आर्टिकल किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वी वर हैविंग द yes, only air was there. Clear? Now we are going to have the dielectric slab between the plates. Clear? So for that, let us suppose this is your parallel plate capacitor. Clear? And the distance between these two plates is small d, and we are placing a dielectric slab of thickness T inside the capacitor. Clear? Now let us suppose E naught is the applied electric field on the capacitor. ठीक है, ये मान लो आपने E naught जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने इस पे कैपेसिटर पे लगाई है. Now because of this applied electric field, external field E naught, what will happen? Your dielectric slab will get polarized. ये जो स्लैब होगी ये आपके पोलराइज हो जाएगी. पोलराइज होने का मीनिंग क्या था कि द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड दिस स्लैब, the center of the positive and negative charges of these molecules will get separated. Means here you will have the negative charge, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. मीन्स जो इसके स्लैब के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो सेंटर ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, कोइंसाइड नहीं रहेगा, वो सेपरेट हो जाएंगे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. क्लियर? तो यहाँ पे भी यही सेम नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके चार्ज आ जाएगा आपके पास. ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे अंदर वाले चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार्जेस जो है ना एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और इस स्लैब के एक एंड पे बच्चे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस एंड पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, इसको आप QP कह सकते हो, इसको आप QP माइनस QP कह सकते हो. चार्ज डेवलप्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ड्यू टू दी पोलराइजेशन. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और अंदर वाले ये जो सारे चार्जेस हैं इन्होंने अपने एक आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया. तो हमारे पास जो ये स्लैब है इसका ये वाला सिरा जो है, ये वाला जो एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज और ये वाला एंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया. क्लियर? अब इन चार्जेस की वजह से जो कि स्लैब के एंड पे इकट्ठे हुए हैं, इस स्लैब के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर है नेगेटिव इधर है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसकी डायरेक्शन जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन. आपने इसको पोलराइज किया, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैब के अंदर जनरेट हुई है उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पोलराइजेशन. ठीक है, अब हमारे पास बच्चे अगर हमारे पास स्लैब प्रेजेंट ना होती तो उस केस में हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होना था A एप्सिलॉन नॉट बाय D, वेयर A वाज द एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और हियर वी आर हैविंग द एयर और वैक्यूम, और D जो है दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस था. नाउ इसमें जो E नॉट है, व्हाट इज E नॉट? दैट इज द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में इतनी फील्ड जो है वो डेवलप होती है. सिग्मा इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है. ओके, नाउ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट कैन बी रिटन एज चार्ज पर यूनिट एरिया. सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया.
तो सिग्मा की जगह पे Q अपॉन A आ गया और साथ में क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्लियर। अब बच्चे हमने इसमें कैपेसिटर के बीच में क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है और उस स्लैब के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हुई है जिसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। तो इसलिए व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक्टिंग ऑन द स्लैब। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे अगर मैं E से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो योर E विल बी इक्वल टू, E किसके इक्वल आ जाएगा आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्लैब that is equals to applied electric field minus electric field due to the polarization। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा। एंड व्हाट इज E हियर, E क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक्टिंग ऑन दिस कैपेसिटर। क्लियर। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, क्या फॉर्मूला है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे E नॉट बाई E इज इक्वल्स टू K। ये हमने पहले किया हुआ है। K यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं इसको। और E नॉट क्या है, हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और E क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक्टिंग ऑन दिस कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे E का फॉर्मूला क्या आ गया, दैट E is equals to E naught by K. We will use this formula here. So from here we can write it as, because your E is equals to E naught by K है, तो यहीं पे इसको लिख लो। यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, E naught by K। क्लियर। अब बच्चे नेक्स्ट देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चे पोटेंशियल का। पोटेंशियल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे करते हैं पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर। ठीक है, तो बच्चे हमने यहाँ पे ना एक फॉर्मूला किया हुआ था पहले, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला dV इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस E dr। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताने के लिए था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो अदरवाइज आपके पास सिंपल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो V इज इक्वल्स टू क्या आएगा, E इंटू dr। E इलेक्ट्रिक फील्ड है और dr क्या है, डिस्टेंस है। तो नाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला हेयर। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो देखिए बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू। अब देखो बच्चे ये जो कैपेसिटर है ना, इसमें पोटेंशियल जो कैपेसिटर की बीच वाली प्लेट्स में इस वाले एरिया में जो पोटेंशियल होगा और इस वाले एरिया में ये जो स्लैब वाला एरिया, इन दोनों एरियाज में जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने एरिया अभी ये डॉट ये लगाया है, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, E नॉट, जो हमने अप्लाई की थी। ठीक है, और ये जो हमारा बीच वाला एरिया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है, स्लैब के अंदर E हमारा कितना लग रहा था, E नॉट माइनस EP लग रहा था। तो दैट मीन्स यहाँ पे फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे कितनी लिखेंगे, अगर मैं D में से ये पूरा डिस्टेंस बच्चे D है, इसमें से T माइनस कर दूँ, D में से T माइनस अगर डिस्टेंस कर दिया जाए तो D माइनस T डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, E नॉट, प्लस ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला एरिया है इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है हमारी, E इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इसके अंदर। यहाँ पे इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। E नॉट अप्लाइड थी, EP जो पोलराइजेशन की वजह से आई, तो नेट कितनी हो गई, E माइनस E नॉट माइनस EP था। तो E नॉट माइनस EP को हमने क्या लिखा था, E लिखा था। तो वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि स्लैब के अंदर लग रही है और इस स्लैब की थिकनेस कितनी है, T थिकनेस है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, V इज इक्वल्स टू E नॉट D माइनस T प्लस, नाउ E कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हमने फाइंड किया था E कैन बी रिटन एज E नॉट बाई K
तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बच्चे, ई नॉट बाय के हमारा यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और टी जो है दैट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। अब यहाँ से बच्चे ई नॉट कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्लियर। अब ई नॉट क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट का फॉर्मूला क्या था, ये देखो अभी हमने निकाला था, इसका फॉर्मूला था चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने ई नॉट की ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दी, तो फॉर्मूला क्या बन गया, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्लियर। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर। नाउ बच्चे हमने कैपेसिटेंस निकालनी है कैपेसिटर की, तो कैपेसिटेंस बच्चे C इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी होता है, सॉरी जो आपके पास Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, इसका फॉर्मूला चार्ज का ना, Q इज इक्वल टू CV। तो कैपेसिटेंस का रिलेशन क्या आ गया, C इज इक्वल टू Q बाय V आ गया कैपेसिटेंस का। तो यहाँ पे बच्चे V की वैल्यू पुट कर देंगे, V की वैल्यू कितनी है, Q A एप्सिलॉन नॉट बाय Q के साथ क्या लिखा हुआ है, D माइनस टी प्लस टी बाय के। तो Q से Q कैंसल हो गया, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाय के। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज हैविंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट्स ऑफ थिकनेस T। तो ये कैपेसिटेंस का आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। क्लियर। अच्छा, अगर आपकी जो स्लैब है, सपोज करो जो आपकी स्लैब है, ठीक है, उस स्लैब ने मान लो, यहाँ पे कर रही हूँ, मान लो ये आपके पास स्लैब है, और स्लैब जो है उसने प्लेट्स के बीच का सारा ही जो एरिया है मान लो कवर किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो प्लेट्स की जितनी थिकनेस है, मान लो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की भी उतनी ही थिकनेस है, तो उस केस में आपके पास बच्चे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला एक्चुअल में क्या था, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाय के, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पे T की जगह पे D पुट कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस D बाय के। तो ये D से D कैंसल हो गया, आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और ये डिनोमिनेटर में जो K है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। और ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन देयर इज vacuum present between the plates or when there is air is present between the plates। तो ये हमारा C नॉट का फॉर्मूला था, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच में या तो वैक्यूम है या एयर प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, अगर उसके अंदर स्लैब उसी थिकनेस की है जिस थिकनेस जितनी प्लेट्स के बीच में आपस में गैप है, अगर उतने ही गैप का आपके पास क्या प्रेजेंट है, स्लैब प्रेजेंट है, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की वो K टाइम्स हो जाएगी एज कंपेयर टू द, जब उस कैपेसिटर के अंदर एयर या वैक्यूम प्रेजेंट हो, ठीक है, K टाइम्स हो जाएगा। एंड K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उस स्लैब की ये क्या है, स्ट्रेंथ है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ये इसका। व्हाट इज K हियर, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल, और बस नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। अब पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा था डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब हम रखेंगे कंडक्टिंग स्लैब को। तो कंडक्टिंग स्लैब रखने से क्या होगा, मान लो ये आपके पास कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल d है। इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं
उन प्लेट्स का एरिया मान लो बच्चे A है, ठीक है, और हमने इसके अंदर क्या रखी हुई है, कंडक्टिंग स्लैब रखी हुई है। क्या रखी हुई है? कंडक्टिंग स्लैब। नाउ अगेन वही सेम E नॉट हमने मान लो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। तो व्हाट इज E नॉट? E नॉट इज द applied external electric field, ठीक है। अब E नॉट इसके इक्वल होता है, दो प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। और सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया E नॉट का Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी क्या करेगी? कंडक्टिंग स्लैब के अंदर चार्जेस को इंड्यूस करेगी। अब इसमें चार्जेस ऐसे डेवलप होंगे, इस तरफ आपका माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, इधर आपका प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, सच दैट कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो क्या होगी? जीरो। नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा? अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो कितना पोटेंशियल लगेगा? V इज इक्वल्स टू, अब देखो जी यहाँ पे जो स्लैब ली थी ना हमने वो भी T थिकनेस की लेनी है, ठीक है। तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू E नॉट, तो ये जो D माइनस टी एरिया, ये वाला D माइनस टी, ये वाला एरिया, ये D में से T को अगर आप माइनस कर दोगे तो इस एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है? E नॉट इंटू D माइनस टी, ठीक है। देखो पिछले केस में ना यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस ई पी, ठीक है। बट अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि इधर जितना नेगेटिव चार्ज उधर उधर उतना ही पॉजिटिव चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब विल बी जीरो। तो यहाँ पे आपके पास V इज इक्वल्स टू क्या आ गया? E नॉट D माइनस टी आ गया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? Q बाई V, ठीक है। Q बाई V होता है Q V का फॉर्मूला क्या है? V का फॉर्मूला है E नॉट D माइनस टी, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया, क्लियर। नाउ E नॉट का फॉर्मूला, E नॉट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। E नॉट की वैल्यू क्या है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। ये Q से Q कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या आया? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। So this is the capacitance of a capacitor which is having the conducting slab between its plates. तो कितनी कैपेसिटेंस आ गई इसकी? C is equals to A epsilon naught upon D minus T. तो this is the capacitance of a capacitor जिसके अंदर आपने कंडक्टिंग स्लैब रखी है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब में बच्चे डिफरेंस है। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है, बट आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E इज इक्वल्स टू अप्लाइड में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इंड्यूस हुआ था उसको माइनस करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब क्या है? जीरो है। तो इसलिए यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपका डिफरेंट आएगा इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। D जो है वो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है और T जो है वो प्लेट उसकी कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है, क्लियर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी stored in capacitor, क्लियर। अब इसमें क्या करना है? अब मान लो आपके पास ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, दीज आर द टू कैपेसिटर प्लेट्स, और यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट की हुई है, क्लियर, V वोल्ट की।
क्लियर है? अब होता क्या है बच्चे, कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, इसमें क्या होता है, जब आपने मान लो स्टार्टिंग में कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो स्टार्टिंग में मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, ठीक है, इस बैटरी ने ही इसको चार्ज प्रोवाइड किया। मान लो स्टार्टिंग में ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, स्टार्टिंग में इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो चार्ज ज़ीरो है, पोटेंशियल भी इस प्लेट का सपोज करो ज़ीरो है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल ज़ीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट किया हुआ है, तो मतलब ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया। तो आपको पता है कि जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो तो चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे कि वही चार्ज जो है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे मान लो प्लस क्यू चार्ज आ गया, ये अभी प्लस क्यू चार्ज आया है, एक ही चार्ज अभी आया है मान लो स्टार्टिंग में, ठीक है। चार्ज मूव क्यों किया, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे था और ये प्लेट जो है वो लोअर पोटेंशियल पे थी। क्लियर? अब जब आपने मान लो बच्चे यहाँ पे अनदर चार्ज स्टोर करना है, पहले क्यू आया था, मान लो आपने प्लस क्यू और इसके ऊपर कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर आपने चार्ज स्टोर करना है। अब जब आप इसमें और ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहोगे, तो जब पहला चार्ज आपने स्टोर किया था उस टाइम पे इस प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो ये जो पहला चार्ज आपने स्टोर किया था तो इसको कोई ऑपोजिशन नहीं मिल रही थी, तो इसको तो बड़े आराम से इस प्लेट ने स्टोर कर लिया। बट जब आप सेकेंड चार्ज को इस प्लेट के ऊपर स्टोर करने आए तो जो पहले का चार्ज प्रेजेंट था ये वाला, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इस चार्ज के ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया इस चार्ज के ऊपर। तो अब अगर आप इस चार्ज को इस प्लेट के ऊपर स्टोर करना चाहते हो तो नाउ यू विल हैव टू डू द वर्क। आपको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को यहाँ पे स्टोर करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? और वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, ये जो चार्ज पहले का प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क करेगा कौन, ये बैटरी वर्क करेगी जो कि आपने कैपेसिटर के एक्सटर्नल में लगाई हुई है। दिस बैटरी विल डू द वर्क टू स्टोर द चार्ज on the plate of the capacitor, and whatever the work will be done by this battery to store the charge on the capacitor's plate, that work done will store in the form of electrostatic potential energy inside this plate। तो उसी एनर्जी को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर? जो भी ये बैटरी काम करेगी यहाँ पे चार्ज को स्टोर करने में, वो किया हुआ काम यहाँ पे इन प्लेट्स के ऊपर, इस कैपेसिटर के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो वर्क किया हुआ क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग में, यहाँ पे बच्चे अगर प्लस क्यू चार्ज आया है तो यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी माइनस क्यू चार्ज आएगा स्टार्टिंग में। क्लियर? और यहाँ से चार्ज आपका इस तरफ को मूव किया था ये चार्ज, ठीक है, और अब यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ को, ठीक है, वो इस तरफ को यहाँ पे ऐसे मूव करेगा। क्लियर? अब स्टार्टिंग में मान लो जब यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस 2q और यहाँ पे माइनस 2q चार्ज यहाँ पे अभी था, तो उस टाइम पे सपोज कर लो इन कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में सपोज करो पोटेंशियल डिफरेंस है स्मॉल v। स्मॉल v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इन द स्टार्टिंग। एक्चुअली क्या होता है, ये कैपेसिटर आपका कब तक चार्ज होगा, ये कैपेसिटर आपका तब तक चार्ज होगा जब तक कि बैटरी कैपेसिटर की इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ना हो जाए जितने वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है। मान लो आपने यहाँ पे 10 वोल्ट की अगर बैटरी लगाई है तो ये कैपेसिटर तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक कि इनकी दोनों प्लेट्स के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है। उसके बाद इसकी चार्जिंग रुक जाएगी, ये स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में अभी चार्ज होना स्टार्ट हुआ है, तो मान लो इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है और देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन बाय द बैटरी। अभी इस बैटरी ने स्मॉल वर्क किया है। ठीक है, तो हमें पता है v का फॉर्मूला क्या होता है, v हमारा स्मॉल
ये पोटेंशियल है V जो स्टार्टिंग में था, V का अभी चार्ज कितना स्टोर किया, मान लो Q चार्ज स्टोर किया है, ये Q यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे मान लो स्टार्टिंग में प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज स्टार्टिंग, ठीक है, और C इसकी कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, और पोटेंशियल दोनों के बीच में कितना डेवलप हुआ, स्मॉल v, और चार्ज कितना है अभी, स्मॉल q है। सो स्मॉल वर्क डन, आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, आपने ये फॉर्मूला किया होगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q, ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। अभी क्योंकि हम स्मॉल वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dV इज इक्वल्स टू वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे dW, अभी चार्ज हमने स्मॉल चार्ज स्टोर किया है तो ये आ जाएगा बच्चे dQ इंटू V, ठीक है, जो अभी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स। नाउ नेक्स्ट है dW, अब V की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, Q बाय C लिख सकते हो इंटू dQ, clear? So this is a small amount of work done to store the small charge dQ, ठीक है, when there is a potential difference between the plates is V, clear? अब हम मान लो टोटल चार्ज को स्टोर करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, अभी ये तो dQ चार्ज को स्टोर करने के लिए वर्क करना पड़ा था ना, dQ चार्ज को स्टोर करने के लिए इतना वर्क करना पड़ा, अगर हमें टोटल चार्ज Q स्टोर करना है तो हाउ मच वर्क यू नीड टू डू, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यू विल इंटीग्रेट बोथ साइड, और लिमिट इसकी क्या आ जाएगी, चार्ज के विद रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 0 टू कैपिटल Q जो कि टोटल चार्ज स्टोर होगा, तो यहाँ पे dW की जगह पे W आ जाएगा, और 1 बाय C जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर, यहाँ पे आएगा 0 टू Q dQ। अब बच्चे यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे x पावर n का, ठीक है, x पावर n की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, n+1 ओवर n+1, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपके पास क्या आया, q n की वैल्यू 1 है, 1+1 ओवर 1+1, क्लियर, और ये लिमिट आ गई 0 टू कैपिटल Q, तो टोटल वर्क डन 1 बाय C क्या आ गया आपके पास, Q स्क्वायर बाय 2। अब जो ये आपके पास Q है इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दो, 0 टू Q इसकी लिमिट्स थी 1 बाय C, 2 बाहर आ जाएगा, और लिमिट पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, Q स्क्वायर बाय 2C। सो दिस इज द work that you need to do to move the charge from this plate to this place, ठीक है, इतना आपको वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वायर बाय 2C। अब Q इज इक्वल्स टू, बच्चे Q का एक और फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल्स टू CV भी होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कट गया, आपके पास क्या फॉर्मूला बना, 1 बाय 2 CV का स्क्वायर, तो दिस इज वन मोर फॉर्मूला, 1 बाय 2 CV का स्क्वायर, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, ये भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला है, Q स्क्वायर बाय 2C, ठीक है। अच्छा, V इज इक्वल टू Q बाय C, Q बाय C, Q स्क्वायर बाय 2C, ओके, C की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, एक और फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, देखो C का फॉर्मूला क्या बना, C इज इक्वल्स टू Q बाय V, यहाँ से यही फॉर्मूला बना इसका, C इज इक्वल्स टू Q बाय V, वैल्यू पुट कर दो C की जगह पे Q बाय V इंटू V का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ भी ये मैंने C की जगह पे वैल्यू पुट की है, तो V से V आपका कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 1 बाय 2 Q इंटू V। सो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, U इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 Q इंटू V। अब देखो बच्चे, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, दिस इज द एनर्जी विच इज
stored by the capacitor, and this is the work which is done by the battery. तो बैटरी ने कितना काम किया था to store the charge, that was dq into v. यही था ना वर्क डन, ये वर्क करना पड़ा किसको, बैटरी को, ताकि चार्ज स्टोर हो जाए. तो बैटरी को जितना वर्क करना पड़ा है उसके कंपैरेटिवली जो कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर किया है, तो आप देख सकते हो कि वो जो कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर किया है वो Q इंटू वी का हाफ है. मीन्स जो हाफ एनर्जी है, देखो इसका हाफ ही स्टोर किया ना कैपेसिटर ने, तो टोटल वर्क डन बैटरी ने ज़्यादा किया है, बट एनर्जी जो स्टोर हुई है वो कम हुई है, हाफ एनर्जी स्टोर हुई है. तो जो हाफ एनर्जी होती है बच्चे, दैट इज लॉस्ट. वो आधी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है. ठीक है, तो हाफ एनर्जी जो है वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू.